नमस्कार। किसी ने खूब कहा है, युवा मन अतीत का भार नहीं, भविष्य की संभावना दिखता है। और आज हम ऐसी ही कुछ संभावनाओं और दृष्टिकोणों की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ। ये वो दृष्टिकोण है जो नेपाल के हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर चीन के युवाओं के मन में उभर रहे थे। बिल्कुल। हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर आज इसी जटिल विषय का थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा विषय है, नेपाल में पिछले दिनों जो विरोध प्रदर्शन हुए, उन्हें चीन की युवा पीढ़ी, मतलब वहां की जेन ज़ी, किस नजरिए से देख रही थी, क्या सोच रही थी। हमारा स्रोत है द प्रिंट का लेख, जिसका शीर्षक है नेपाल विरोध और चीनी युवा दृष्टिकोण। जी। और इस चर्चा का मकसद है, इस लेख से निकले जो मुख्य विचार हैं, चीनी युवाओं के जो अलग अलग मत हैं, और इसके पीछे छिपे शायद कुछ भू राजनीतिक और सामाजिक संकेत, उनको समझना। हाँ, ये जरूरी है। और ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी खास तौर पर अहम हो सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के पड़ोस और समसामयिक वैश्विक मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा था, वो सिर्फ भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी का नतीजा था, मतलब जैसा सतह पर दिख रहा था, या फिर चीन में बैठे युवा इसमें कुछ और भी देख रहे थे। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत समझने की। हाँ, देखते हैं। शुरुआत करते हैं डिजिटल दुनिया से। चीन के जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वेबो, जियू, डोइन, बिलीबिली, वहां पर नेपाल के ये जेनजी विरोध अचानक से काफी चर्चा में आ गए। हाँ, एकदम से हॉट टॉपिक बन गया थे। और पहली नजर में देखें तो कई चीनी यूजर्स और जो टिप्पणीकार थे, वो शायद यही मान रहे थे कि ये नेपाल के युवाओं का अपने देश में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बिगड़ते आर्थिक हालात के खिलाफ एक स्वाभाविक गुस्सा है। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआती और कह सकते हैं सबसे आम प्रतिक्रिया थी। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, चीनी ऑनलाइन स्पेस में कई और पहलू जुड़ने लगे। अच्छा। जैसे मतलब ये सिर्फ नेपाल का अंदरूनी मामला नहीं रह गया था। कुछ चीनी नेटिजन्स के लिए काठमांडू की वो तस्वीरें, वो विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के खिलाफ एक लड़ाई का प्रतीक बन गई। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है और कैसे आम लोग भी संगठित होकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। और खास तौर पर इस बात पे बहुत ध्यान दिया गया कि कैसे नेपाली प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर जब बैन लगा तो उसके बावजूद वीपीएन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि विरोध के तरीकों पर भी बात हो रही थी। ये तकनीक का इस्तेमाल करके राज्य के नियंत्रण को चुनौती देना, ये बात चीनी युवाओं के लिए खास मायने रखती थी क्या? बिल्कुल। ये डिजिटल सक्रियता वाला पहलू कई चीनी पर्यवेक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये दिखाता है कि आज के दौर में विरोध के तरीके कैसे बदल गए हैं और टेक्नोलॉजी कैसे सेंसरशिप और प्रतिबंधों को बाईपास करने का जरिया बन सकती है। सही बात है। ये अपने आप में एक बड़ी बहस है, खासकर चीन के अपने संदर्भ में भी, जहां डिजिटल स्पेस पर काफी नियंत्रण है। तो नेपाली युवाओं का ये कदम उनके लिए एक तरह की केस स्टडी जैसा बन गया। पर जैसा अक्सर होता है, हर कोई एक ही नजरिए से नहीं देख रहा होगा। चीन में कुछ आवाजें ऐसी भी थीं जो इन प्रदर्शनों को लेकर थोड़ी सतर्क थी, शायद इन्हें जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी मानने के खिलाफ। निश्चित रूप से सभी लोग इन विरोधों का कह सकते हैं समर्थन नहीं कर रहे थे, या कम से कम उन्हें बिना शर्त रोमांटिक नहीं मान रहे थे। कुछ युवा विद्वानों और नेटिजन्स ने चेतावनी दी कि इसे सिर्फ एक आदर्शवादी युवा क्रांति के रूप में देखना ठीक नहीं है। सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता हैं गुओ बिंगयुन, उनकी एक टिप्पणी तो काफी वायरल भी हुई। क्या थी वो? उन्होंने कहा था, घर गिराना आसान है, बनाना मुश्किल। उनका साफ इशारा था कि किसी मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकना एक बात है, लेकिन उसकी जगह एक स्थिर और कारगर राजनीतिक प्रणाली खड़ी करना वो बिल्कुल दूसरी और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती है। ये तो एक तरह का यथार्थवादी नजरिया हुआ, जो शायद चीन के अपने अनुभव या वहां की सरकारी सोच से भी प्रभावित हो सकता है। मतलब स्थिरता बनाम उथल-पुथल वाली बहस। हाँ, आप कह सकती हैं। ये उस नजरिए को दिखाता है जो किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता को, खासकर पड़ोसी देशों में, शक की निगाह से देखता है। हाँ। ये मानता है कि बदलाव जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर वो अराजकता की कीमत पर आए तो उसका नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। ये सोच चीन में नीति निर्धारकों और आम लोगों के एक बड़े हिस्से में काफी गहरी है। और यहीं से शायद वो सबसे विवादास्पद पहलू जुड़ जाता है जिसका जिक्र द प्रिंट के लेख में भी है,
कलर रेवोल्यूशन यानी रंग क्रांति का एंगल। जी हाँ, क्या चीन में वाकई ये माना जा रहा था कि नेपाल के ये विरोध प्रदर्शन भारी ताकतों खासकर पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित थे? ये एंगल आप कह सकती हैं चीनी सोशल मीडिया पर बहस का एक केंद्रीय बिंदु बन गया था। वेबो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो अनगिनत पोस्ट थीं जिनमें इन विरोधों को सीधे सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों का वैचारिक उपनिवेशीकरण करने का प्रयास बताया गया। अच्छा। सीधे तौर पर। हाँ। कुछ ने तो बिना लाग लपेट के CIA का नाम तक ले लिया। और ये सिर्फ आम यूजर्स की राय नहीं थी। फूडन यूनिवर्सिटी के जाने माने विद्वान हैं शेन ई, उनके जैसे लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये असल में भेस बदलकर किया जा रहा है एक सैन्य तख्ता पलट का। तख्ता पलट। हाँ, जिसमें आम लोगों को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक अब वॉशिंगटन का लक्ष्य लोकतंत्र लाना नहीं बल्कि सिर्फ अस्थिरता फैलाना है, खासकर चीन के पड़ोस में। लेख में कुछ और संकेतों का भी जिक्र था, जैसे पश्चिमी NGOs, जॉर्ज सोरोस के फंड वाले संगठन या फिर वो बंद मुट्ठी जैसा प्रतीक। इनको भी रंग क्रांति की स्थापित रणनीतियों के तौर पर देखा जा रहा था। बिल्कुल, इन प्रतीकों और तरीकों को कलर रेवोल्यूशन प्लेबुक का हिस्सा माना गया। अच्छा। मतलब युवाओं को संगठित करने के लिए खास अभियान चलाना, कुछ खास प्रतीकों का इस्तेमाल करना और पश्चिमी फंडिंग वाले NGOs की भूमिका, ये सब चीनी विमर्श में एक जानी पहचानी कहानी के हिस्से के तौर पर देखे गए हैं। और ये समझना जरूरी है कि चीन में एक प्रभावी नैरेटिव है जिसके तहत पड़ोसी देशों, खासकर जो चीन के करीबी माने जाते हैं, उनमें होने वाली किसी भी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के पीछे अक्सर पश्चिमी हस्तक्षेप को एक बड़े कारण के तौर पर देखा जाता है, भले ही स्थानीय मुद्दे कितने ही गंभीर क्यों न हों। हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है कई बार। यहाँ हम फिर से ये स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में प्रस्तुत इन चीनी दृष्टिकोणों का विश्लेषण कर रहे हैं। इनका समर्थन या खंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सही बात है। और UPSC के नजरिए से भी ये समझना अहम है कि अलग-अलग देश घटनाओं को अपने राष्ट्रीय हितों और ऐतिहासिक अनुभवों के चश्मे से कैसे देखते हैं। बिल्कुल सही। ये वाकई जटिल है। अच्छा, इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ फिट होता है? लेख बताता है कि इन चर्चाओं में भारत का भी जिक्र आया। हाँ, भारत का जिक्र भी हुआ, हालांकि ज्यादातर शक, जैसा मैंने कहा, अमेरिका पर ही था। लेकिन कुछ चीनी ऑनलाइन बहसों में ये तर्क दिया गया कि नई दिल्ली नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री KP ओली को जरूरत से ज्यादा बीजिंग समर्थक मानती थी और उन्हें सत्ता से हटाना या कमजोर करना चाहती थी। ओह, ये भी एक एंगल था। जी, और इसके पीछे एक दिलचस्प भू आर्थिक तर्क भी जोड़ा गया। कहा गया कि उस समय भारत पर अमेरिका का दबाव था कि वो रूस से तेल खरीदना कम करे और यूरोप से भी टैरिफ लगने का खतरा था। हाँ, वो दौर था ऐसा। तो ऐसे में वॉशिंगटन को खुश करने के लिए भारत ने नेपाल में ओली सरकार को अस्थिर करने में भूमिका निभाई हो सकती है। इस व्याख्या के अनुसार नेपाल में अस्थिरता और ओली का जाना भारत के हित में था, क्योंकि इससे अमेरिका को एक पॉजिटिव सिग्नल गया। तो मतलब कुछ चीनी पर्यवेक्षकों के लिए नेपाल की घटनाएं भारत, अमेरिका, चीन के त्रिकोणीय संबंधों का एक मोहरा बन गईं। हालांकि आपने कहा कि ज्यादातर शक अमेरिका पर ही था। हाँ, ये भारत वाला एंगल एक सहायक तर्क की तरह ज्यादा उभरा। मुख्य षड्यंत्रकारी के तौर पर अमेरिका को ही देखा गया, लेकिन ये दिखाता है कि चीन में नेपाल के घटनाक्रम को कितनी बारीकी से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा रहा था। सही है। हर घटना के तार कहीं ना कहीं भू राजनीति से जोड़े जा रहे थे। तो एक तरफ तो ये बाहरी हस्तक्षेप की थ्योरीज चल रही थी, दूसरी तरफ चीन का अपना आधिकारिक या कम से कम सार्वजनिक रुख क्या रहा इस पर? क्या चीन ने इस संकट पर कोई प्रतिक्रिया दी थी? सार्वजनिक रूप से चीन का रुख काफी सधा हुआ और कह सकते हैं संयमित रहा, लेकिन चीनी मीडिया और ऑनलाइन विमर्श में चीन को एक ऐसे परिपक्व और जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में चित्रित किया गया जो काठमांडू के अंदरूनी मामलों में दखल दिए बिना धैर्य, आत्मविश्वास और रणनीतिक स्थिरता बनाए हुए हैं। इसके विपरीत पश्चिमी देशों पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया गया। ये नैरेटिव भी बनाया गया कि अगर नेपाल का नया नेतृत्व पश्चिम की तरफ ज्यादा झुकता है तो वो चीन जैसा एक भरोसेमंद और स्थिर विकास साझेदार खो देगा। इस भावना को व्यक्त करने वाला एक वेबो पोस्ट का जिक्र भी है लेख में, जो काफी शेयर हुआ था। वो क्या कहता है, कुछ याद है? हाँ, वो पोस्ट काफी कुछ कहता है। असल में उसमें लिखा था मोटे तौर पर कि किसी देश की घरेलू समस्याएं दूसरे देशों को वहां रंग क्रांति भड़काने का अधिकार नहीं देती। अच्छा। हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास पथ चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र और आज़ादी के नाम पर किए गए हस्तक्षेप शायद ही कभी प्रगति लाते हैं। वे अक्सर उथल-पुथल और आघात पैदा करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये पंक्तियां तो काफी कुछ कह रही हैं।
हाँ, ये चीन में कई युवा नेटिजन्स की सोच को दर्शाती हैं, जो पश्चिमी मॉडल के लोकतंत्र निर्यात को लेकर गहरे संदेह रखते हैं और स्थिरता को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इस पूरी बहस के आईने में चीनी युवा अपनी नेपाली समकक्षों को कैसे देख रहे थे? क्या उनमें कोई समानता नजर आ रही थी या वह बिल्कुल अलग लग रहे थे? ये तुलना तो अपने आप में काफी रोचक है। हाँ, ये तुलना चीनी विमर्श का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी और इसने एक बड़ा विरोधाभास उजागर किया। क्या विरोधाभास? एक तरफ नेपाल की जेनजी थी, जो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर सीधे राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे रही थी, जिसे कुछ चीनी पर्यवेक्षकों ने हिंसक सड़क राजनीति तक कह दिया। ओह, दूसरी तरफ चीन की अपनी जेनजी को अक्सर राजनीतिक रूप से ज्यादा उदासीन या कह लीजिए कम से कम सीधी टकराव से बचने वाला माना जाता है। हाँ, ये बात तो सुनी है। ये कहा जाता है कि चीनी युवा अपनी ऊर्जा डिजिटल एक्टिविज्म, उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई या बेहतर शासन की मांगों पर लगाते हैं, ना कि सीधे सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को चुनौती देने में। तो इस पूरी चर्चा का एक सबसे चौंकाने वाला पहलू शायद यही है कि कैसे एक ही पीढ़ी जेनजी दो पड़ोसी देशों में बिल्कुल अलग रास्ते पर दिख रही है। बिल्कुल। एक सड़क पर उतरकर सीधे व्यवस्था को चुनौती दे रही है, तो दूसरी सरकारी नैरेटिव के दायरे में रहकर स्थिरता और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये सिर्फ राजनीतिक रुझान का फर्क नहीं लगता, बल्कि दो अलग अलग सूचना परिवेश और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब लगता है। बिल्कुल। और चीनी विचारक और शिक्षाविद इस अंतर को और पुख्ता करते हैं, जैसे झाओ किंग फान डाकी जैसे विचारक हैं, जो चीनी युवाओं को बेहद देशभक्त, अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और चीन के अभूतपूर्व विकास और बढ़ती वैश्विक शक्ति से प्रेरित बताते हैं। कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के डीन ली शू जैसे लोग उन खास कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, जैसे वाई द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और मार्क्स इज राइट, जो युवाओं में मार्क्सवाद की चीनीकृत यानी साइनिसाइज्ड समझ को गहरा करते हैं और उन्हें जटिल समस्याओं के विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से उन्हें तैयार किया जा रहा है। हाँ, इस तरह चीनी युवाओं को ज्यादा व्यावहारिक, विकासोन्मुख, नवाचार प्रेमी और पश्चिमी विचारों से अप्रभावित या कह लीजिए इम्यून के तौर पर पेश किया जाता है। तो अंततः नेपाल के अशांति को बाहरी, खासकर पश्चिमी चाल के रूप में देखकर चीनी जेनजी अपनी भूमिका को स्थिरता, विकास और राष्ट्रीय गौरव के संदर्भ में देखती है, और चीन खुद एक स्थिर, भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में उभरता है। हाँ, लेख के विश्लेषण से यही तस्वीर उभरती है। चीन को स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्वसनीयता प्रदान करने वाला एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में पेश किया जाता है, और वहां के युवाओं को इन्हीं मूल्यों का प्रतिबिंब माना जाता है। व्यवहार एक आत्मविश्वासी और बाहरी प्रभावों से मुक्त। नेपाल के विरोध प्रदर्शन इस फ्रेमवर्क में एक बाहरी साजिश ज्यादा लगते हैं और एक पीढ़ीगत विद्रोह कम। ये दिखाता है कि कैसे एक ही घटना को अलग अलग राष्ट्रीय संदर्भों में बिल्कुल भिन्न अर्थ दिए जा सकते हैं। तो द प्रिंट के इस लेख पर आधारित हमारी इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि नेपाल के विरोध प्रदर्शनों पर चीनी युवाओं का नजरिया कितना बहुस्तरीय और जटिल था। हाँ, काफी परतें थी इसमें। ये महज एक पड़ोसी देश की घटना पर प्रतिक्रिया नहीं थी जी। बल्कि इसमें भू राजनीति, विचारधाराओं का टकराव, राष्ट्रीय पहचान और युवा पीढ़ी की अपनी प्राथमिकताएं सब कुछ घुला मिला था। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये केस स्टडी ये दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने के लिए सिर्फ सतह पर दिख रहे कारणों को जानना काफी नहीं है। जी नहीं। बल्कि विभिन्न देशों के आंतरिक विमर्श, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय नैरेटिव को समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक बड़ा सवाल उभरता है जो सिर्फ चीन या नेपाल तक सीमित नहीं है। क्या सवाल? कि कैसे अलग अलग देशों के युवा, जो शायद एक ही वैश्विक संस्कृति और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, फिर भी बाहरी दुनिया की घटनाओं को अपने खास राष्ट्रीय चश्मे से, अपनी अंदरूनी बहसों और अपने अनुभवों के फिल्टर से देखते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये स्रोत दिखाता है कि चीनी युवाओं के लिए नेपाल की घटनाएं तुरंत पश्चिमी प्रभाव, राष्ट्रीय स्थिरता बनाम अस्थिरता और अपने विकास मॉडल की सफलता या श्रेष्ठता जैसी बड़ी घरेलू बहसों से जुड़ गई हैं। आज की इस बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में कौंध रहा है, जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। हम अक्सर वैश्वीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो दुनिया भर के युवाओं को जोड़ता है,
लेकिन क्या चीन और नेपाल का ये उदाहरण दिखाता है कि भविष्य में राष्ट्रीय सीमाएं और राष्ट्रीय नैरेटिव युवाओं के राजनीतिक नजरिए और सक्रियता के तरीकों को शायद और ज्यादा अलग करते जाएंगे? या फिर साझा वैश्विक चुनौतियों और बढ़ते ऑनलाइन संवाद के चलते हम किसी तरह की साझा वैश्विक युवा पहचान और विरोध के तरीकों की ओर बढ़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य ही बताएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये गहन विश्लेषण श्रोताओं को जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, जरूर। इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।